गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने पढ़ा था गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में। श्री गुप्त उनके संस्थापक थे और अंततः 550 ईस्वी तक आते आते उनका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। तो गुप्तकालीन समाज में इनकी उसके गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा जो अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या रही, गुप्तकालीन साहित्य कौन कौन से थे, यानी गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, कौन कौन से विद्वान थे, गुप्त काल में विज्ञान और कला, विज्ञान व तकनीक के बारे में कौन कौन सी खोज की गई, उसमें कौन कौन से आविष्कार हुए थे, विज्ञान और तकनीक में, ज्योतिष विज्ञान में, वास्तुकला, चित्रकला और मंदिर में क्या क्या कौन कौन से मंदिर बने, कौन कौन सी वास्तुकला के अंतर्गत ये सारे मंदिर, मकान, किले, दुर्ग वगैरह बने गए। और अंततः गुप्तकालीन समाज में कैसी व्यवस्था थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी, वहाँ का विवाह कैसे थे। तो इस प्रकार आज अपन पढ़ते हैं गुप्तकालीन समाज के अंतर्गत, यानी गुप्त काल के अंतर्गत ही उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, साहित्य है, विज्ञान तकनीक है, वास्तुकला, चित्रकला और मंदिर है और गुप्तकालीन समाज है। तो अपन पढ़ते हैं पहले क्या गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही। तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियों में गुप्तकालीन सांस्कृतिक विकास का युग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक विकास का युग कहा जाता है। इस युग में धर्म, साहित्य, कला और विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई है। इसलिए गुप्त काल को भारतवर्ष का स्वर्ण युग, गुप्त काल को भारतवर्ष का क्या बोला जाता है? भारतवर्ष का स्वर्ण युग बोला जाता है। तो भारतवर्ष का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इस काल में धर्म, साहित्य, कला और ज्ञान, विज्ञान सभी क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई थी। इसी प्रकार इतिहासकार होते हैं बर्नेट। इतिहासकार कौन है? बर्नेट महोदय कहते हैं कि गुप्त काल का शासन, यानी कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेराक्लीस का है। यूनान का इतिहास है, उसमें पेराक्लीस का युग है, वो स्वर्ण युग माना जाता है। तो गुप्त काल का भी युग ये क्या है? भारतवर्ष में स्वर्ण युग है। ये पेराक्लीस वाला युग किसने कहा था? इतिहासकार है बर्नेट महोदय कहते हैं कि भारतीय इतिहास काल गुप्त काल वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेराक्लीस युग माना जाता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि वो किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म को, विष्णु के भगत थे, वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। इसके अलावा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने वैदिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी उन्होंने क्या क्या प्रोत्साहन दिया। समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अपना राज्य में क्या करवाए थे? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने करवाए थे? समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने अपने धर्मानुसार क्या कराए थे? अश्वमेध यज्ञ कराए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ के समय, उस समय कौन आया था? चीनी यात्री फायान आया था। उन्होंने फायान 6 वर्ष तक भारत में भ्रमण करके 405 ईस्वी में आता है और 411 ईस्वी में वापस समुद्री मार्ग से वापस चीन चला जाता है। और उसका यात्रा वृत्तांत की पुस्तक है फो को की। ये यात्रा का वृत्तांत है, ये किसकी है? फायान की। फायान ने चीनी यात्री होता है, उसका यात्रा करता है और यात्रा का वृत्तांत है, यानी कि पुस्तक का नाम है
फोको की। और उन्होंने पूरे भारत के भ्रमण करके 6 वर्षों तक यहाँ रहकर भारत में गुप्तकालीन समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में बताता है और अपने विवरणों से कहता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था, उसमें बहुत अपराध बहुत कम था होते थे और कर भार भी जनता पर बहुत कम था। अब गुप्त काल समाज का संस्कृत भाषा कौन सी थी? तो उनकी भाषा थी संस्कृत। गुप्तकालीन समाज की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा थी। साहित्य वगैरह ये किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो कुछ गुप्तकालीन साहित्य में ये साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और आपको कल मैंने बताया है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में 9 रत्न उसके राज्य में यानी कि राज प्रशासन में 9 कवि रहते थे, उसको 9 रत्न के नाम से पुकारते थे। उनमें से सबसे महाकवि होता है कौन? कालिदास। महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में होते हैं। उनके राज्य में कवि कालिदास के द्वारा 4 तो क्या लिखते हैं? काव्य लिखते हैं। ये क्या लिखते हैं? 4 प्रकार के काव्य और 3 क्या लिखते हैं? नाटक। 4 काव्य और 3 नाटक लिखते हैं। इनकी 7 पुस्तकें होती है। कितनी? 7 पुस्तकें। 7 पुस्तकों में 4 तो काव्य और 3 नाटक है कालिदास जी के 4 काव्य है ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। ये तो थे 4 काव्य और 3 थे उनके नाटक। विक्रमो वर्षमियम, मालवा अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम नामक ये 3 उनके नाटक थे। इनके अलावा कालिदास के अलावा कुछ विद्वान गुप्त काल में हुए थे, वो थे शूद्रक। शूद्रक ने अपनी पुस्तक लिखी थी मर्चकटिकम और वात्सायन का कामसूत्र और न्याय भाष्य, ये 2 पुस्तकें थी वात्सायन की। असंग की पुस्तकें थी महायान सूत्रालंकार। और विष्णुगुप्त का आपको पता ही है पंचतंत्र। विष्णुगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। विशाख दत्त की पुस्तकों के नाम है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। वराहमिहिर की व्रत संहिता, ये मैंने कल ही बताया था। अमर सिंह की अमरकोश और भास की पुस्तकों का नाम स्वपन वास दत्ता और चारु दत्तम और प्रतिज्ञो गंध रामायणम। तो इस प्रकार गुप्त काल में साहित्य थे, साहित्यकार और साहित्यकारों के द्वारा की गई रचनाएं थी। और गुप्त काल में जो वर्तमान समय में रामायण व महाभारत और मनु संहिता है, वो वर्तमान स्वरूप में गुप्त काल में आई थी। जो वर्तमान में ये लिखी गई थी रामायण और महाभारत और मनु संहिता, ये किस काल में आई है? इस जो वर्तमान में आपको दिख रही है वो किस काल में लिखी गई थी? गुप्त काल में लिखी गई थी। गुप्त काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों का भी भाष्य लिखे गए थे। उनमें से प्रमुख है अपने नारद, कात्यायन, भर्तृहरि का नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक भी गुप्त काल के प्रसिद्ध ग्रंथ रहे थे। पाराशर, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य और नारद, कात्यायन, ये सारी स्मृतियाँ भी उसी गुप्त काल में रचना की गई थी। फिर है भाई दर्शन, जो अपने को षड दर्शन है। षड दर्शन का विकास किस काल में हुआ था? षड दर्शन का विकास भी गुप्त काल में हुआ था। भारतीय दर्शन में प्रमुख 6 षड दर्शन हैं। उसमें न्याय,
न्याय किसने लिखा था? अक्षपाद गौतम मुनि ने लिखा था। शाक्य किसका है? कि कपिल मुनि का है। योग पतंजलि का है। वैशेषिक उल्लूक कणाद का है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी का। उत्तरी मीमांसा किसका है? बादरायण का, जिसको वेदांत भी कहते हैं। उसके बाद अपन लेते हैं गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक। विज्ञान में और तकनीक में क्या योगदान रहा था गुप्त काल के विद्वानों के द्वारा? गुप्त काल में विज्ञान में बहुत उन्नति हुई थी। इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति गणित, किसमें? गणित और ज्योतिष विद्या में हुई थी। और गुप्त काल में आर्यभट्ट जैसे, वराहमिहिर जैसे और ब्रह्मगुप्त ने गणित ज्योतिर्विज्ञान में के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो अपन कुछ विद्वान हैं उनका बारे में तो लेते हैं। आर्यभट्ट विद्वान है आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट कौन थे, कहाँ के थे? तो ये गुप्त वर्ष के यानी कि गुप्त काल में प्रमुख वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट का जन्म, इनका जन्म होता है 476 ईस्वी में। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ होता है? 476 ईस्वी में। कहाँ पर? कुसुमपुर, जो वर्तमान है पटना के पास कुसुमपुर है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, अपने धुरी पर घूमती है और इसी वजह से क्या होता है? ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये सारा किसने बताया था? आर्यभट्ट ने ही बताया था। आर्यभट्ट ने अपने कुछ ग्रंथ लिखे थे, उनमें आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय ग्रंथ और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ भी उन्होंने की पुस्तक है। और आर्यभट्टीय ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित की विवेचना की गई है। आर्यभट्टीय ने 121 श्लोक, आर्यभट्टीय में क्या है? 121 श्लोक है। श्लोकों के माध्यम से क्या करते हैं? वो गणित के बारे में, बीज गणित के बारे में और रेखा गणित के बारे में बताते हैं। और ये 121 श्लोक है वो 4 खंडों में बांट दिए गए। कितने खंडों में? 4 खंडों में बांट दिए गए। गीतिकाएँ, गणितपाद, गीतिकाएँ, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद, ये 4 खंडों में विभक्त कर दिए गए थे। आर्यभट्टीय ने किया क्या? आर्यभट्ट ने किसका? शून्य का आविष्कार किया था। क्या था? आर्यभट्ट ने किसका आविष्कार किया? शून्य का सिद्धांत दिया और दशमलव का प्रणाली का विकास किया। शून्य का सिद्धांत देता है और दशमलव का क्या करते हैं? दशमलव को भी बताया और शून्य का भी प्रणाली को भी बताया था। फिर इसके बाद अरबों के माध्यम से ये कहाँ चली जाती है? यूनान में। अरबों के माध्यम से कहाँ चली जाती है? ये शून्य का आविष्कार और दशमलव पद्धति का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। ये किसके साथ कहाँ पर चला जाता है? अरबों के जब भी यात्री व्यापार करने आते थे वो बताते हैं शून्य और दशमलव पद्धति, ये यूनान में जाकर उनका बारे में बताया जाता था, जिससे कि उनका व्यापार में हिसाब किताब आसानी से हो सकता था। फिर है आर्यभट्ट के बाद उनके प्रसिद्ध विद्वान थे वराहमिहिर। कौन थे? वराहमिहिर। वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर क्या थे? एक वराहमिहिर क्या थे? एक खगोल शास्त्री। वराहमिहिर क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर अवंती, उज्जैन के पास, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था, वो वहाँ के निवासी थे। ये उसी उज्जैन के अंदर कपित्य ग्राम के निवास करने वाले थे। इनके पिता का नाम आदित्य दास, इनके पिताजी का क्या नाम था? आदित्य दास। और उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी कि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं पंच सिद्धांतिका, वर्ज जातक, वर्त संहिता और लघु जातक। वर्त जातक, लघु जातक और वर्त संहिता। और प्रमुख पुस्तक है पंच सिद्धांतिका।
पंच सिद्धांतिका इस ग्रंथ में 5 सिद्धांतों का परिचय देते मिलता है। इसमें किसका 5 सिद्धांतों का क्या मिलता है परिचय मिलता है। इनमें पितामह, वशिष्ठ, रोमक, पॉलिश और सौर यानी सूर्य, इन 5 सिद्धांतों का सारांश करके एक पुस्तक लिखी थी पंच सिद्धांतिका। इनमें सूर्य सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध है और सूर्य सिद्धांत है। पंच सिद्धांतिका में सूर्य सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध माना गया है। फिर इसके ऊपर एक टीका लिखा गया, टीकाकार यानी छोटी टिप्पणी की पुस्तक लिखी गई थी। सर्वप्रथम इसने टीकाकार भट्टोत्पल, कौन होता है? भट्टोत्पल होता है, इसे पंच सिद्धांतिका का नाम दिया है। उसके बाद उस गुप्त काल साहित्य के साथ विज्ञान के में चिकित्सा में कौन क्या क्या योग रहा है? चिकित्सा में क्या क्या योगदान रहा है? तो चिकित्सा क्षेत्र में क्या करते हैं? वाग्भट आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, ये वाग्भट महोदय जी का है, जो गुप्त काल में हुए थे विद्वान, जो चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा योगदान देते हैं। उनका पुस्तक का नाम है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। और वाग्भट का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ था। ये सिंधु देश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सिंधु देश। और सिंधु देश वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम था सिंहगुप्त और इनके दादा का, पितामह का भी नाम क्या था? वाग्भट। क्या था? नाम था वाग्भट ने। इनके प्रथम गुरु थे अलोकितेश्वर। कौन थे? अलोकितेश्वर इनके प्रथम गुरु थे। और उन्होंने बाला में प्रसंग, बाल कौल के लिए बाला में प्रसंग पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जो कि किसके लिए थे? बाल रोगों के निदान और बालकों के लिए चिकित्सा का इसमें विवेचन किया गया है, बाल में प्रसंग के अनुसार। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में धन्वंतरी हुए थे। कौन हुए थे? धन्वंतरी हुए थे। वो धन्वंतरी ने भी एक ग्रंथ लिखा था, वो भी था निघट्टू। क्या था ग्रंथ का नाम? निघट्टू किसी से न घट्टू में, यानी कि निघट्टू। ये किसने लिखा था? धन्वंतरी ने लिखा था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। ये प्रसिद्ध विद्वान थे, चिकित्सक भी थे, ये डॉक्टर भी थे। फिर उसके बाद सुश्रुत महोदय भी गुप्त काल के शासनकाल में रहे थे। वे एक बड़े वैद्य थे, प्रख्यात वैद्य थे। सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता, जो किसके बारे में ज्ञान होता है? शल्य चिकित्सा, यानी कि चीराफाड़, ऑपरेशन की स्थिति, यानी कि ऑपरेशन को शल्य चिकित्सा कहते हैं। तो ऑपरेशन का ये सारा बताया गया किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। सुश्रुत महोदय जी ये बताते हैं कि उनका सुश्रुत संहिता में बताते हैं कि ये शल्य चिकित्सक प्रधान ग्रंथ है। और चीराफाड़ यानी कि ऑपरेशन के द्वारा कोई भी गांठ वगैरह थी वो निकालना, ये सारा उस समय भी हुआ करते थे। घोड़ों के उपचार के लिए शालिहोत्र ऋषि ने, घोड़ों के यानी कि उस समय घोड़े थे, और घोड़ों के उपचार के लिए शालिहोत्र ऋषि ने अश्वशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे भी घोड़ों के उपचार के लिए काम में लिया जाता था। और गुप्त काल का एक बड़ा प्रसिद्ध यानी चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद की पुस्तक है नवनीतकम। याद रखना है, नवनीतकम किसके शासनकाल में रहा था? गुप्तकालीन शासन में रहा था। और हाथियों के लिए भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हाथियों को उपचार कैसे किया जाएगा। ये किसने लिखा था? पालकप्य। ये किसने लिखा था?
पालकप्य ने हस्तायुर्वेद की रचना की, जो कि हाथियों की चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया जाता है। फिर अपने ये तथा विज्ञान और तकनीक के बारे में। अब है वास्तुकला, चित्रकला। अब गुप्त काल में वास्तुकला और चित्रकला में कौन कौन सी वास्तुकला और चित्रकला थी? तो गुप्तकालीन साम्राज्य में वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला के प्रमाण अपने को कहाँ से मिलेंगे? झांसी के अभिलेख और कानपुर के अभिलेखों से, और उसके बाद अजंता की कुछ गुफाओं से भी, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है, महरौली लोह स्तंभ से भी अपने को जानकारी मिलती है। नालंदा के अंदर वहाँ पर 80 फुट ऊंची बुद्ध भगवान की क्या है? तांबे की मूर्ति है। 80 फुट ऊंची क्या है? बुद्ध भगवान की तांबे की मूर्ति से भी अपने को ज्ञात होता है। और सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति की प्रतिमा से भी हमें इसके वास्तुकला के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। तो गुप्तकालीन चित्रकला, गुप्तकालीन चित्रकला है सर्वोत्कृष्ट नमूना है, अपने को कहाँ से मिलता है? अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाओं से। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में कौन सा जिला? औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता की गुफाएं। यहाँ पर 29 गुफाएं मिली थी। कितनी मिली थी? 29 गुफाएं मिली थी। और ग्वालियर के पास, ग्वालियर है एमपी में, ग्वालियर के पास भी क्या मिलता है? बाघ की गुफाएं मिलती है। बाघ नामक स्थान है ग्वालियर में, वहाँ पर भी 9 गुफाएं मिली थी। कितनी गुफाएं मिली थी? 9 गुफाएं मिली थी। फिर है ये अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? ये कौन जाके देखा था कि यहाँ पर गुफाएं हैं? तो 1824 में कौन होते हैं? जनरल सर जेम्स ने इसकी खोज की थी। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? 1824 में जनरल सर जेम्स ने, उसने बताया था कि यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं। कितनी हैं? 29 गुफाएं हैं। और यहाँ शानदार नमूने, गुप्तकालीन नमूने होने के कारण 1983 में, कब? 1983 में ये अजंता की गुफाओं को क्या करते हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है। कब करते हैं? 1983 में। 1983 में अजंता की जो गुफाएं हैं उसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया जाता है। ये कौन करता है? यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को करता है। और मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में बाघ की गुफाएं होती है। कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं कितनी है? 9 गुफाएं होती है। और ये मध्य प्रदेश से, ग्वालियर के अंदर होती है। इसको एक ही चट्टान से काट कर, किसको क्या किया? एक ही चट्टान से काट कर उनके चैत्य और विहार बनाए गए थे। इनकी चैत्य जो पूजा स्थल होता है, विहार होता है भिक्षुओं को रहने के लिए, तो ये दोनों उसमें शामिल थे। तो ये बाघ की गुफाएं हैं। मध्य प्रदेश से 9 गुफाएं प्राप्त होती है। क्या होती है? 9 गुफाएं प्राप्त होती है। और उसके बाद ये तो गुफाएं थी। जो गंगा यमुना की जो मूर्ति है, जो गुप्त काल में, जो आज वर्तमान में अपने को गंगा और यमुना की जो मूर्तियां मिलती है, वो गुप्त काल की ही देन मानी जाती है। और उसके बाद गुप्त काल के कलाकारों द्वारा भगवान शिव जी की वो अर्धनारीश्वर मूर्ति है,
वो किसकी देन है? गुप्त काल की देन है, जो आधा रूप नारी का है, आधा रूप अपना ईश्वर का है। तो ये जो मूर्ति बनाई थी ये गुप्त काल के कलाकारों ने बनाई थी। फिर 4वीं सदी में बनी उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति गुप्त काल के युग के मूर्तिकारों ने ये कुशलता से ये बड़ी स्मारक बनाई गई थी। गुप्त काल में मंदिर कला का निर्माण यानी जन्म माना जाता है। गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण माना जाता है। तो उसमें प्रमुख जो मंदिर थे, गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण करना शुरू हुआ था। उसमें प्रमुख मंदिर है, कौन से मंदिर है? भूमरा का मंदिर। कौन सा मंदिर? भूमरा का मंदिर। गुप्तकालीन मंदिरों में भूमरा का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। याद रखना है, गुप्त काल में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भूमरा में। ये भूमरा कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। याद रखना है, एमपी में पड़ता है। भूमरा एमपी में पड़ता है, जो गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसमें 9 गाद्य राज्य में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के 9 प्राचीन राज्य था, 9 गाद्य, उसी के अंदर ये भूमरा स्थित है। इसका पता किसने लगाया था? राखलदास जी ने। किसका? राखलदास बनर्जी ने। किसने पता लगाया था? राखलदास बनर्जी ने इसका पता लगाया था। कब लगाया था? 1920 से 27 के मध्य इन्होंने भूमरा के मंदिर का पता लगाया था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर नाचना कुठार का पार्वती का मंदिर, यानी कि पार्वती माता का मंदिर भी गुप्त काल में बनाया गया था। नाचना कुठार में, ये बघेलखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बघेलखंड में स्थित है। फिर है तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर। अब तिगवा मंदिर ये जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर स्थित है। तो ये थे मंदिर। उसमें सबसे प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये कहाँ पर है? देवगढ़ कहाँ पर है? वर्तमान में झांसी, और झांसी कहाँ है? यूपी में। कहाँ पर? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ झांसी में और झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर के चारों ओर अवस्थित प्रदक्षिणा, यानी कि उसके मंदिर है, मंदिर के चारों ओर क्या है? मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा दे सकते हैं। इसके और चारों ओर क्या आप दे सकते हैं? प्रदक्षिणा मार्ग बना सकते हैं। इसके गर्भगृह में प्रवेश के लिए 4 द्वार हैं, और इसके बीच वाले मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए चारों तरफ से क्या है? द्वार में है। चारों तरफ से क्या है? द्वार है। अंततः ये किसके है? विष्णु भगवान की मूर्ति। इस यहाँ पर क्या है? विष्णु भगवान की प्रसिद्ध मूर्ति इस यहाँ पर विद्यमान है। और इस मंदिर की सबसे मुख्य विशेषता है कि गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना, यानी कि ये क्या है? शिखर का होना। गर्भगृह वाला मंदिर है, इसके शिखर का होना ये सबसे बड़ा प्रसिद्ध है। उस समय शिखर का होना शुरू हुआ था गुप्त काल में। और इसमें क्या होता है कि इस मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? 575 ईस्वी में। 575 ईस्वी में इस मंदिर, लगभग 575 ईस्वी के लगभग आसपास ही इसका निर्माण माना
जाता है। ये गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। ये सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे उत्कृष्ट किसको माना गया है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुका है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस युग में बनाया गया था? गुप्त युग में, यानी गुप्त काल में बनाया गया था। ये वर्तमान में कहाँ है? झांसी के पास। और इसमें प्रमुख विशेषता क्या है कि गर्भगृह है। गर्भगृह के चारों तरफ एक तो क्या है? प्रदक्षिणा है, यानी कि फेरी दे सकते हैं। और इसका चारों तरफ प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार है। और इसके ऊपर क्या है? एक शिखर है। जो गर्भगृह वाला मंदिर है उसके ऊपर क्या? छोटी है, शिखर है, बड़ा गुंबद बना हुआ है ऐसे। और ये पंचायतन, ये किस शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में बने हैं। पंचायतन। अब पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली है कि चारों कॉर्नर पर मंदिर, छोटे छोटे चारों कॉर्नर पर मंदिर है और एक गर्भगृह वाला मंदिर। तो इस प्रकार ये चार मंदिर ये हो गया, एक ये मंदिर हो गया। तो ये पंचायतन शैली में, यानी कि 5 मंदिरों की शैली में बना है। तो याद रखना है, पंचायतन शैली में कौन सा मंदिर बना था गुप्त काल में? देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना था। ये प्रश्न अपने फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर व्याख्याता बनने के लिए प्रश्न आ चुका है। 2010 वाली भर्ती में पंचायतन शैली किस मंदिर में स्थित थी? यानी कि देवगढ़ की दशावतार मंदिर में पंचायत शैली से निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद है भीतरगांव का शिव मंदिर है। भीतरगांव यानी कि भीतरगांव है, कानपुर के पास है भीतरगांव। भीतरगांव का किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। और शिव जी का मंदिर ये होने के ये ईंटों से निर्माण हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ था? ईंटों से इसका निर्माण हुआ था। भीतरगांव वर्तमान में कहाँ पर है? कानपुर के पास। कहाँ पर है? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? यूपी में, याद रखना है। और एरण का, एरण मध्य प्रदेश। एरण कहाँ है? मध्य प्रदेश, जो कि सागर जिले के पास है एरण। मध्य प्रदेश में एक विष्णु भगवान का मंदिर बनाया था, वो भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। तो स्थापत्य गुप्त काल में स्थापत्य में नागर शैली का आधार तैयार किया गया था। कौन सी शैली का आधार तैयार किया